ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। भारत की सांस्कृतिक व परंपरागत प्रभावशीलता को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम चित्रकला है। भारतीय चित्रकला का इतिहास बहुत प्राचीन है। पाषाण काल से मानव ने गुफाओं और कंदराओं में चित्रण करना शुरू कर दिया था। होशंगाबाद और भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाओं में यह चित्रण एक कला के रूप में देखा जा सकता है। भारत के लगभग हर प्रदेश की एक खास चित्रकला शैली है, जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। दक्षिण भारत में जन्मी व पनपी तंजौर चित्रकला अपनी सांस्कृतिक व कलात्मक अभिव्यक्ति के कारण विशेष रूप से भारत में ही नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी और मानी गई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है तंजावुर या तंजौर, जो एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ के प्रमुख आकर्षण है बृहदीश्वर चोल मंदिर, विजयनगर किला और मराठा राजकुमार सरफोजी भोंसले का महल। तंजौर पूर्वी मध्यकाल में चोल राजवंश की राजधानी के रूप में विख्यात था। 400 वर्षों से भी अधिक समय तक चोल राजाओं द्वारा प्रशासित तंजौर में शिव और विष्णु के मंदिरों का निर्माण हुआ। चोल शासकों ने इन मंदिरों की दीवारों पर अपनी विजय के बड़े बड़े अभिलेख खुदवाए। चोल राजाओं के बाद नायक वंश तथा मराठों ने यहाँ शासन किया। नायक व मराठा राजा कला व संस्कृति के प्रशंसक थे। कला के प्रति उनका लगाव और संरक्षण उनके द्वारा बनवाई गई उत्कृष्ट इमारतों में स्पष्ट झलकता है। इस प्रकार चोल, नायक, पांड्या व मराठा राजाओं के संरक्षण में रहने के कारण तंजौर तमिलनाडु का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहा है। लगभग सभी राजाओं की रुचि मंदिर निर्माण में थी, जो उनकी आध्यात्मिक व कलापूर्ण रुचि को दर्शाता है। लगभग 18वीं शताब्दी में मराठा राजाओं के प्रयास और रुचि के कारण एक विशेष चित्रकला शैली का जन्म हुआ, जिसे तंजौर चित्रकला के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मैसूर, आंध्रा, बीजापुर, महाराष्ट्र और गुजरात के कलाकारों ने तंजौर जाकर अपनी प्रतिभा को अधिक उभारा। विभिन्न स्थानों के विभिन्न कलाकारों ने अपनी अपनी विशेषताओं तथा अलग अलग शैलियों की सहायता से तथा उनके सम्मिश्रण से अपनी कला की अभिव्यक्ति की, जो तंजौर में मुख्य रूप से होने के कारण तंजौर चित्रकला कहलाई। इस चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं हैं सुदृढ़ आरेखन, छायाकरण की तकनीक, चटकीले रंग और स्वर्ण पत्रक का प्रयोग। इसकी शैली अत्यंत सजावटी है, जिसके कारण एक तंजौर पेंटिंग अत्यधिक आकर्षक लगती है। तंजौर चित्रकला एक राजसी विरासत वाले धार्मिक चित्र की सर्वोत्तम परिभाषा है। यह चित्र मूलतः पौराणिक हैं, जो यह स्पष्ट बताते हैं कि आध्यात्मिकता ही रचनात्मकता का सार है। बहुत कम ऐसी कलाएं हैं जो तंजौर की सुंदरता और भव्यता से मेल खाती हों। चोलवंशी राजाओं के राज्यकाल में ये भव्य चित्र राजभवनों की शोभा बढ़ाते थे, पर कालांतर में घर घर की सजावट की वस्तु बन गए। आध्यात्मिकता आधार होने के कारण तंजौर चित्रकला की मुख्य विषय वस्तु मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताएं हैं। कृष्ण इनके प्रिय थे, इसलिए उनकी बाल लीलाओं व विभिन्न मुद्राओं का सुंदर चित्रांकन किया जाता रहा है। कृष्ण के अतिरिक्त श्री राम, सीता व अन्य देवी देवताओं के चित्र भी मुख्य रूप से अंकित किए गए हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय में तंजौर चित्रकला का एक प्रतीकात्मक उदाहरण 19वीं शताब्दी के प्रारंभ का एक सचित्र लकड़ी का कैनवस है, जिस पर श्री राम के राज्याभिषेक को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। इस दृश्य को व्यापक रूप से सुसज्जित मेहराबों के नीचे मूर्त रूप दिया गया है। राज सिंहासन पर राम सीता बैठे हैं और साथ में है भ्राता अनुज, लक्ष्मण तथा 2 वानर। अग्रभाग में हनुमान और सुग्रीव हैं। बेहतरीन रंग सज्जा के अतिरिक्त तंजौर चित्रकारी की अन्य विशेषता है इसमें रत्नों व स्वर्ण पत्रक का प्रयोग। स्वर्ण पत्रक व बहुमूल्य तथा अर्धमूल्य नगीनों के भरपूर प्रयोग ने इन चित्रों को अनूठा व भव्य रूप प्रदान किया है। चोलवंशी राजाओं के काल में इन चित्रों में माणिक, हीरे तथा अन्य मूल्यवान रत्नों का ही प्रयोग होता था। स्वर्ण जड़ित व रत्न जड़ित ये चित्र किसी मूल्यवान निधि से कम नहीं थे, पर आधुनिक चित्रों में नकली स्वर्ण पत्र व अर्ध मूल्यवान पत्थरों का ही प्रयोग होता है। दरअसल एक तंजौर चित्र की कीमत इसी बात पर आधारित होती है
कि उसमें कितने मूल्य के रत्न, नगीने या किस कैरेट का सोना प्रयोग किया गया है। कई चित्रकार विशुद्ध 24 कैरेट का स्वर्ण पत्रक प्रयोग करते हैं, जिससे चित्र की कीमत, चमक व आभा कई गुना बढ़ जाती है। तंजौर कला के प्रसिद्ध कलाकार श्री टी वेंकटेश राजा को राष्ट्रपति द्वारा शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजा ने सभी शिल्पकारों व अपने परिवार के साथ इस पुरस्कार को साझा करते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर बहुत गर्व है कि उनकी पिछली 5 पीढ़ियां तंजौर चित्रकला को विकसित व प्रचारित करने में लगी हुई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि तंजौर चित्रकला का हजारों वर्ष पुराना इतिहास तथा राजाओं द्वारा इसका संरक्षण इस कला की अमूल्य निधि है। दक्षिणी, विजयनगर, मराठा और यूरोपीय चित्रकला शैलियों का प्रभाव तंजौर चित्रकला में साफ झलकता है। एक ओर हिंदू पुराणों के कथानकों का चित्रण हुआ है, तो दूसरी ओर जैन, सिख, मुस्लिम या अन्य धार्मिक विषयों से जुड़े चित्रों को कलाकारी रूप उभारा गया है। अधार्मिक चित्र भी इस कला की विषय वस्तु रहे हैं। आकृतियों तथा प्रकृति संबंधी तत्वों को डाला गया है। क्षितिज, सुनहरा आकाश, जीव जंतु आदि भी चित्रित किए गए हैं। तंजौर चित्रकला को मुख्यतः व मूलतः लकड़ी का सहारा लिए हुए कैनवस पर बनाया जाता है। सुर्ख लाल, गहरा हरा, सफेद और जामुनी रंगों का प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है। कैनवस के अतिरिक्त दीवारों, लकड़ी के पैनल, ग्लास, कागज, मायका व हाथी दांत पर भी चित्रकला बनाई जाती है। तंजौर चित्रकला से प्रेरित हाथी दांत के पेंडेंट राजा राम कहलाते हैं और ये काफ़ी लोकप्रिय हैं। पुराने समय में कलाकार प्राकृतिक वनस्पति रंगों का प्रयोग किया करते थे, पर आज के कलाकार अधिकांशतः सिंथेटिक व रासायनिक रंगों का प्रयोग करते हैं। प्रायः भगवान विष्णु को नीला, भगवान नटराज को पूरा सफ़ेद और देवी शिवकामी को हरा चित्रित किया जाता है। लगभग सभी आकृतियों की आंखें बादामी आकार की व मुख गोलाकार दिखाते हैं। पेंटिंग्स को एक सुंदर बॉर्डर के भीतर बनाया जाता है। कलाकार गहराई दिखाने के लिए बॉर्डर बनाना जरूरी समझते हैं। बॉर्डर दिखाने का एक अर्थ है मंदिरों की प्रभावली को दिखाना। तंजौर की सरस्वती महल लाइब्रेरी में इस चित्रकला के कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। महाभारत व भागवत के मराठी अनुवादों में माधव स्वामी नामक कलाकार का जिक्र आया है, जो तंजौर के लिए प्रसिद्ध था। तंजौर व आसपास के स्थानों में ऐसी अनेक इमारतें हैं जिनकी दीवारों तथा छतों पर तंजौर कला देखी जा सकती है। सही रखरखाव न होने के कारण धीरे धीरे यह बहुमूल्य चित्र प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं। इंग्लैंड के ब्रिटिश व विक्टोरिया एल्बर्ट संग्रहालयों में भी तंजौर पेंटिंग्स का एक बड़ा संग्रह है। 17वीं शताब्दी की पेंटिंग्स डेनमार्क के कोपेनहेगन राष्ट्रीय संग्रहालय में भी देखी जा सकती हैं। लॉर्ड वेंकटेश्वर की एक विशाल पेंटिंग लंदन के विक्टोरिया संग्रहालय की एक खास उपलब्धि है। कला प्रेमियों के अतिरिक्त तंजौर पेंटिंग्स भक्तों व धार्मिक लोगों की भी प्रिय हैं। इनकी लोकप्रियता देश विदेश में लगातार बढ़ रही है। अमेरिका, कनाडा व यूरोप के कई देशों में तंजौर पेंटिंग्स का निर्यात किया जाता है। इन पेंटिंग्स की कीमत 5,000 रुपयों से लेकर 10 लाख तक भी हो सकती है। 24 कैरेट सोने से बनी पेंटिंग्स की कीमत डिज़ाइन के अनुसार लाखों में होती है। राधा कृष्ण, तिरुपति बालाजी, मुरुगन, गणेश, हनुमान आदि की पेंटिंग्स ज़्यादा लोकप्रिय हैं, पर ग्राहक की पसंद के अनुसार महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट व चेट्टीनाड संस्कृति से जुड़े चित्र भी निर्यात किए जाते हैं। कुछ पेंटिंग्स पूजा घर व मंदिरों के लिए खरीदी जाती हैं, तो कुछ रेस्टोरेंट, अस्पताल व अन्य बिल्डिंग्स को सजाने के लिए। किसी भी कला का मुख्य उद्देश्य संस्कृति, सभ्यता व जनता को धनी और खुश बनाना होता है। एक कलाकार अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति के लिए जी तोड़ मेहनत कर उसे एक साकार रूप देता है। तंजौर चित्रकला अपनी अनूठेपन व प्राचीन इतिहास की धरोहर के रूप में सदैव भारतीय कला व संस्कृति की एक अमूल्य निधि रहेगी। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो नेटवर्क के माध्यम से अपने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम की 68वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि देश में त्योहारों का मौसम शुरू होने के साथ ही हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पर्वों और पर्यावरण में मजबूत रिश्ता है।
पूरे देश में बरना या जनजातीय पर्व और ओणम पर्व मनाए जा रहे हैं। लोगों को त्योहार मनाते समय सतर्क रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हमारे अधिकतर त्योहार कृषि से भी जुड़े हुए हैं। हमारे किसानों ने महामारी के दौरान उपकारी सेवाएं शुरू की हैं। इस खरीफ मौसम के दौरान अतिरिक्त 7% क्षेत्र को खेती योग्य भूमि बनाया गया है। उन्होंने किसानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों ने कठिन समय में अपना हौसला मजबूत बनाए रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खिलौने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि शिक्षा भी हैं। उन्होंने भारत के खिलौना उद्योग को नया रूप देने का आह्वान किया। इससे रोजगार और आमदनी के अवसर मिलेंगे। वैश्विक खिलौना उद्योग $7 अरब मूल्य का है। खिलौना उद्योग में भारत का हिस्सा बढ़ना चाहिए। खिलौने ऐसे हों जो बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप से खिलौनों के साथ जुड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मविश्वास की जरूरत है। भारतीयों में नवाचार की सहज प्रवृत्ति है। उन्होंने नवाचार चुनौती प्रतियोगिता के दौरान भारतीय युवाओं द्वारा हजारों नए ऐप्स विकसित किए जाने की प्रशंसा की। उन्होंने ऐसी कई एप्लीकेशंस का उल्लेख किया जिनमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इनसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। ये हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पौष्टिक भोजन हमारी व्यवस्था में अहम स्थान रखता है। रिपोर्ट कार्ड की तरह पोषण कार्ड तैयार किए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे देश में मौसमी आहार मिलता है जो कि विचित्र और विलक्षण है। इस वजह से मौसम की विशेषताओं के साथ साल भर विविध भोजन मिलता है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। रेडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों में श्वान दस्ते की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया। विस्फोटक उपकरणों का पता लगाने या प्राकृतिक आपदाओं के समय श्वान दस्ते अहम भूमिका निभाते हैं। इन दस्तों ने अनगिनत जीवन बचाए हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने डॉग या श्वान दस्तों में बहुत सी भारतीय प्रजातियों के श्वान शामिल किए हैं। देश में शिक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसायों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय शिक्षकों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने बहुत जल्द नए ऑनलाइन शिक्षण माध्यम को अपनाया और ये सुनिश्चित किया कि छात्रों की पढ़ाई ना छूटे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते समय हमें अपने शिक्षकों की सेवाओं को गर्व से याद करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हालांकि देश में कोरोना विषाणु की वजह से उपजे हालात पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन हमें अभी भी सतर्क रहना चाहिए। हम सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए लगातार अपने हाथ धोते रहना चाहिए, चेहरा ढककर रखना चाहिए और 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए। कोविड-19 संक्रमण से बचने का यही उपाय है। 1 सितंबर से अनलॉक 4 आरंभ होगा। 21 सितंबर से गैर संक्रमण वाले क्षेत्रों में अधिकतम 100 व्यक्तियों की संख्या में सभी आर्थिक, सामाजिक, खेल, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। 7 सितंबर से सभी सुरक्षा उपायों के साथ चरणबद्ध तरीके से मेट्रो रेल सेवा भी शुरू की जाएगी। संक्रमण वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त राज्य कहीं और प्रतिबंध नहीं लगा सकेंगे। 21 सितंबर से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र गैर संक्रमण वाले क्षेत्रों में अपने अभिभावकों की अनुमति के बाद शिक्षकों से परामर्श या निर्देश पाने के लिए विद्यालय जा सकेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
देश में कोविड-19 रोग से 27,13,933 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 64,935 लोग रोग मुक्त हुए हैं। रोग मुक्ति की दर अब 76.61% है। संक्रमण का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटों में पूरे देश में 10,55,027 कोविड जांचें की गई हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अपने दोनों शिष्यों श्रीराम, लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्रीराम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुध-बुध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा, जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप, शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं। इन्ह प्रणाम चरण धरे माथा, दीनी असीस मुदित मुनिनाथा। विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित छोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। प्रेम मगन मनु जानि नृपु, करि विवेकु धरि धीर।
बोले मुनि पद नाई सिर गद गद गिरा गभीर। कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक कि नृपकुल पालक ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय वेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सति भाऊ कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। इन्हि बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे नृपनी का बचन तुम्हार न होई अली का। हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी मन मुसुकाहि राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखनु दो बंधुवर रूप शील बल धाम। मख राखेउ सब साखी जग जिते असुर संग्राम। मुनि तव चरण देखी कहराऊ कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंद हूँ के आनंद दाता। इन्हके प्रीति परस्पर पावनी कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु। पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु। चले उलवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला तहाँ बासु लय दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई गयउ राउ गृह विदा कराई।
विषय संग रघुवंशमणि करि भोजनु विश्राम बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरी जाम। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए अब सुनिए सामयिक वार्ता। आज विषय है रक्षा उत्पादन की राह बताई प्रधानमंत्री ने। आलेख है समाचार विश्लेषक आकाशवाणी का और स्वर मुनि शर्मा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत विषय पर एक संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। संगोष्ठी का आयोजन भारतीय रक्षा उत्पादन संघ, भारत के वाणिज्य व उद्योग परिसंघ, रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर किया था। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य रक्षा उत्पादन बढ़ाना, नई प्रौद्योगिकी का विकास करना और रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के उत्पादकों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य शीघ्र हासिल होने के संबंध में अपनी आशा व्यक्त करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनकी पूरी टीम की इस काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सराहना की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भारत आजाद हुआ तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की क्षमता और वातावरण मौजूद था, लेकिन कई दशक तक कोई प्रयास गंभीरता से नहीं किया गया। श्री मोदी ने कहा कि अब स्थिति बदल रही है। रक्षा क्षेत्र में बदलाव के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी दी, जैसे लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार, सभी के लिए समान अवसर और निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास का होना परमावश्यक है। तीनों सेनाओं के एक सैन्य प्रमुख का फैसला कई वर्षों से नहीं लिया जा सका था, अब उसकी नियुक्ति हो गई है और इससे पता चलता है कि नए भारत का आत्मविश्वास क्या है। एक सीडीएस की नियुक्ति से सेना के तीनों अंगों में तालमेल बढ़ा है। रक्षा संबंधी साजो सामान का काम तेज हुआ है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में 74% सीधे विदेशी निवेश को अनुमति देने से एक नए भारत के आत्मविश्वास की झलक मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के बजट का एक हिस्सा रक्षा संबंधी खरीद के लिए तय करने से और 101 रक्षा उपकरण देश में विकसित करने के संकल्प से घरेलू रक्षा उत्पादन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। अब सरकार तैयार उपकरणों को तेजी से लेने और परीक्षण के कार्य में गति लाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आयुध कारखानों का निजीकरण जब पूरा हो जाएगा तो रक्षा क्षेत्र और कर्मचारियों दोनों को ही लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने आधुनिक रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा सरकार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अलावा निजी क्षेत्र में भी अनुसंधान और नवोन्मेष पर बल देती है। शिक्षा संस्थानों में इस ओर अब ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से संयुक्त उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा सरकार का मंत्र है सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन। उन्होंने बताया कि बौद्धिक संपदा, कराधान, दिवालियापन कानून, अंतरिक्ष व परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बड़े सुधार जारी हैं। प्रधानमंत्री ने बुनियादी पहल पर बोलते हुए बताया कि रक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 रक्षा उत्पादन गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। दोनों राज्यों की सरकारों के सहयोग से काम जारी है और इसके लिए अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मझौले और छोटे उद्यमियों तथा नवोन्मेषकर्ताओं को
प्रोत्साहित करने के लिए जो पहल की गई थी उसके भी अच्छे परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इस पहल के माध्यम से 50 से अधिक स्टार्टअप्स ने सैन्य इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी और उत्पादों का विकास किया है। प्रधानमंत्री के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए एक सक्षम भारत का लक्ष्य आवश्यक है, ताकि दुनिया में शांति और स्थिरता रहे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के पीछे यही विचार सक्रिय है। इस तरह भारत अपने सहयोगी मित्र देशों को भी रक्षा उपकरण दे पाएगा और हिंद महासागर में एक रक्षा प्रदाता के तौर पर स्थापित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सामूहिक प्रयासों के बल पर हम आत्मनिर्भर भारत बन सकेंगे। और इसके साथ ही सामयिक वार्ता का ये अंक समाप्त हुआ। सामयिक वार्ता हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुई। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।